नमस्कार, मैं दुर्गेंद्र चौहान हूं और आप मंथन देख रहे हैं। दिल्ली में छोटी पंचायत के इस बड़े चुनाव में वह सब कुछ देखने को मिल रहा है जिसकी कल्पना आपने भी नहीं की होगी और शायद किसी ने भी नहीं। साम दाम दंड भेद से लेकर शतरंजी चाले, षड्यंत्र और प्लानिंग का दौर चरम पर है। भारतीय जनता पार्टी पूरे दमखम के साथ में एमसीडी चुनाव के मैदान में है, तो आम आदमी पार्टी ने भी कोई कसर छोड़ नहीं रखी है। कांग्रेस भी फूंक फूंक कर कदम रख रही है। सबसे खास बात यह है कि बहुजन समाज पार्टी भी पूरी ताकत चुनाव लड़ने में लगा चुकी है और ओवैसी के साथ में चंद्रशेखर आज़ाद, जो पहले चंद्रशेखर रावण कहलाते थे, वो भी वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। मायावती इस चुनाव को सीरियसली ले रही हैं और बाकायदा 40 स्टार प्रचारकों की नियुक्ति भी कर दी गई है। मंथन आज एमसीडी पर। कुल मिलाकर दिल्ली जो नगर निगम है, एमसीडी है, उसको लेकर बहुत दिनों से ये सारी चीज़ें चल रही थी और एमसीडी चुनाव को लेकर ऐसा लग रहा था कि गुजरात से बड़ा जो एक तरीके से चुनाव ये आम आदमी पार्टी के लिए एमसीडी चुनाव है। 250 सीटें हैं दिल्ली नगर निगम की और पूर्व में कांग्रेस पार्टी ने अपनी सुविधा के अनुसार दिल्ली को 3 भागों में बांटकर 3 मेयर कर दिए थे। अभी हाल में बीजेपी की केंद्र सरकार ने एक ऑर्डिनेंस के जरिए उसमें फिर से बदलाव किया। 15 साल से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में काबिज है, वहाँ पर लगातार वो एमसीडी में सत्ता है उसकी। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो वास्तव में पूरे चुनावों का गुणागणित आपके सामने ग्राफिक के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि 1998 में जब ये 97 में एक तरीके से उन्होंने शीला दीक्षित ने किया, तो 98 में एमसीडी की सत्ता में आई और उसके बाद से लगातार भारतीय जनता पार्टी की वहाँ सत्ता है और एमसीडी छीनने के लिए आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से मुस्तैद है और एक तरीके से वो बिल्कुल उसने पूरी ताकत लगा के रखी है। गुजरात में भी आज देख रहा था मैं कि जो आम आदमी पार्टी के मुखिया हैं अरविंद केजरीवाल, वो थे तो गुजरात में, लेकिन वो बात एमसीडी की ज़्यादा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 15 साल से बीजेपी वहाँ की सरकार में है, दिल्ली की सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए एमसीडी को दिया, सब खा गए, सारे लोग उस पैसे को खा गए। ये बड़ा आरोप उन्होंने लगाया और ये भी कहा कि एमसीडी के लोग, या एक तरीके से बल्कि यूं कहें कि बीजेपी ने कहा है कि केजरीवाल दिल्ली को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। बीजेपी आत्मनिर्भर बनाना चाहती है, तो आत्मनिर्भर बनाम आत्मनिर्भर का की जंग वहां पर एमसीडी में चल रही है। सबसे खास बात यह है कि वहां नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की पोस्टर खूब बड़ी तादाद में लगा दिए गए हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत यहां के डिप्टी सीएम और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तक 39 स्टार प्रचारकों में हैं जो एमसीडी के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करेगी। इसका मतलब कि वास्तव में आप देख सकते हैं कि वहां कितने सीरियस तरीके से वो चुनाव को ले रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग एमसीडी के चुनाव को कितनी संजीदगी से ले रहे हैं, ये इसकी एक बानगी भर आपने देखी। बहुजन समाज पार्टी का वहां पे चुनाव लड़ना के क्या मायने हैं? मुझे नहीं लगता कि बहुजन समाज पार्टी इतने बृहद स्तर पर पहले दिल्ली में एमसीडी का चुनाव लड़ी और मोटे तौर पर यह कहा जाता है कि वहां चूंकि दलित बस्तियों में बहुत सारे लोग अनुसूचित वर्ग के रहते हैं बड़ी संख्या में,
तो ये माना जाता है कि वहाँ चंद्रशेखर आज़ाद भी इसीलिए चुनाव वहाँ लड़ने चलेंगे और मायावती भी लड़ने चलेंगे। लेकिन इसका रिलेशन क्या है? क्या बहुजन समाज पार्टी, चंद्रशेखर आज़ाद, ओवैसी, क्या ये किसी के लिए गेम खेल रहे हैं? और क्या एमसीडी को ये किसी तरीके के लिए गेम बिगाड़ रहे हैं? बहुत सारी चीज़ें हैं। तमाम लोग वहाँ पे प्रचार के लिए लगे हुए हैं। 5 तारीख को एमसीडी का भी चुनाव है और 5 तारीख को गुजरात में अंतिम चरण में वोटिंग है। देखना ये होगा कि एमसीडी और गुजरात, आम आदमी पार्टी दोनों में काम कर रही है, दोनों उसके लिए बड़े महत्वपूर्ण हैं। लेकिन तमाम राजनीतिक विश्लेषक इस बात को कहते हैं कि गुजरात से आम आदमी पार्टी का ध्यान हटाने के लिए एमसीडी के चुनाव भी इसी दरम्यान किए गए। आम आदमी पार्टी भी इस बात का आरोप लगा रही थी शुरू से कि भाई गुजरात में आम आदमी पार्टी बहुत बेहतर कर रही थी, इसलिए उसका ये चुनाव बाद में किया जा सकते थे, पहले किया जा सकते थे, क्योंकि 2-3 महीनों से एमसीडी चुनाव की मांग आम आदमी पार्टी लंबे वक्त से 2-3 महीने का लंबा वक्फा है उससे कर रही थी। तो बहुत सारे बड़े सवाल हैं और बहुत सारी इसके जवाब भी हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश के दिग्गज नेता आम आदमी पार्टी के खिलाफ या कांग्रेस पार्टी के खिलाफ वहाँ बीजेपी का चुनाव प्रचार करने के, रक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री, ये लोग एमसीडी के चुनाव में प्रचार करने गए। तो आपको लग गया होगा कि भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को कितना सीरियस लेती है। और पिछले दिनों करीब 1.5-2 साल पहले हैदराबाद नगर निगम का जो माफ कीजिएगा जो चुनाव हुआ, उसको भी राष्ट्रीय स्तर पर बहुत बड़े बड़े नेता वहां गए प्रचार करने के लिए, बड़ी बड़ी रैलियां हुई। तो एमसीडी भी प्रतिष्ठा का प्रश्न है भारतीय जनता पार्टी के लिए भी, आम आदमी पार्टी के लिए। पिछली बार आम आदमी पार्टी दूसरे नंबर पर रही थी और एक अच्छा खासा उसे जनाधार भी वहां हासिल हुआ था। तो कुल मिलाकर इस बार देखना होगा कि बहुजन समाज पार्टी, चंद्रशेखर और ओवैसी, इनकी क्या भूमिका वहां होती है। ये किसके लिए काम कर रहे हैं? ये अपने लिए काम कर रहे हैं, किसी और के लिए काम कर रहे हैं? ये सवाल बार बार ये इस तरीके के उठते हैं। अरविंद केजरीवाल ने एक दावा और कर दिया आज एक मीडिया संस्थान के कार्यक्रम में, एक ओपन का पंचायत टाइप का एक कार्यक्रम था, उसमें उन्होंने दावा कर दिया कि एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी की 20 से कम सीटें आ रही। उन्होंने कहा कि 250 में 20 से कम सीटें आ रही। ये बहुत बड़ा दावा केजरीवाल ने किया है और ये अपने आप में। इस बीच 2-3 बड़े घटनाक्रम हुए। दिल्ली के वार्ड 15 आदर्श नगर से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। मुकेश गोयल पर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने यह आरोप लगाया कि वो 1 करोड़ की रिश्वत लेते रंगे हाथ वो ऑन कैमरा पकड़े गए हैं। ये वो तस्वीरें हैं, वो आपको वो स्टिंग का ये अंश हम दिखा रहे हैं। के न्यूज इस स्टिंग की पुष्टि नहीं करता है। बीजेपी के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं संबित पात्रा, उनके आरोपों के आधार पर हम ये स्टिंग आपको दिखा रहे हैं। लेकिन के न्यूज की इस स्टिंग पर न तो कोई जवाबदेही है और ना ही हमने ये इस तरह का कोई स्टिंग कराया है। इसका एक बार ऑडियो सुना दीजिए, इसको फुल स्क्रीन करके दिखाया जाए। ऑप्शनों से भी वास्ता पड़ता है, मेरे इंजीनियरों से भी वास्ता पड़ा, पहले तो मेरे पैसे यही था, इंजीनियर और अच्छी बने बैठे और ये कहीं का बीमारी था। हमको पहले 1 मिनट के अंदर पहले 80 और 80 सुरेशन था। रिटायरमेंट वाले दिन पहले ऑर्डर कराया, ज्वाइन कराया तो मैं कराया ना, कराओ तो मैं जाके कराया, कमीशन को साइन पे कराया। तो ये आपने देखा एक ही घटनाक्रम रहा। ये एक तरीके से आज दिन भर मीडिया में ये जो आम आदमी पार्टी के नेता का स्टिंग घूमता रहा। ये वीडियो बम की संज्ञा इसे मीडिया ने दी। आम आदमी पार्टी पर जो वीडियो बम भारतीय जनता पार्टी ने फोड़ा, उसका ये दृश्य था। एक विधायक के
2 समर्थकों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया, दिल्ली की पुलिस ने, उसको लेकर भी काफी हल्ला मचा। मंथन में हमारे साथ मेहमान भी जुड़ गए हैं, उनका परिचय करा देते हैं। वैभव जायसवाल आम आदमी पार्टी दिल्ली के प्रवक्ता हैं, वरिष्ठ नेता हैं। वैभव जी, आपका बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन और बहुत आभार के न्यूज़ को वक्त देने के लिए, बहुत धन्यवाद। शमसी आजाद साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। आजाद साहब स्वागत, बहुत धन्यवाद के न्यूज़ को वक्त देने के लिए। कांग्रेस पार्टी से वरिष्ठ नेता वाचस्पति द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़े हैं। द्विवेदी जी, बहुत स्वागत, बहुत आभार। धर्मेंद्र सिंह साहब पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ जुड़े हैं। धर्मेंद्र जी, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद आपका। हमारे संवाददाता मंगोलपुरी दिल्ली से कुलदीप भारत भी जुड़े हुए हैं। कुलदीप की जो वीडियो उसे ठीक किया जाए। कुलदीप, बहुत स्वागत आपका। और हम सबके चिरपरिचित देश के वरिष्ठ पत्रकार, पॉलिटिकल एनालिस्ट बिलाल सब्जवारी साहब दिल्ली से जुड़े हैं। बिलाल साहब, बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन, बहुत आभार आपका, बहुत धन्यवाद। चर्चा की शुरुआत बिलाल साहब से करते हैं। चूंकि मसला दिल्ली का है तो अपने आप में बिलाल साहब बहुत कुछ वहाँ एमसीडी को भी समझते हैं और बहुत सारे लोग भी हैं, वो सब समझ रहे हैं कहाँ क्या स्थिति है। बिलाल साहब, एमसीडी को लेकर दिल्ली में आज एक तरीके से एक स्टिंग बम फोड़ा गया, फिर कुछ लोग गिरफ्तार हुए। वहाँ पर जो अभी हमने अपने प्रारंभिक जो ओपनिंग एंकर था हमारा, उसमें जो हमने बातें की, वो उसमें बीजेपी चुनाव लड़ रही है, मुख्य रूप से कांग्रेस लड़ रही है, 3 बड़ी पार्टियां, उसके अलावा बहुजन समाज पार्टी भी लड़ रही, आम आदमी पार्टी तो लड़ी रही है, चंद्रशेखर आज़ाद और वो भी ओवैसी साहब भी वहाँ लड़ने चले गए हैं। क्या परिस्थितियाँ, क्या स्थितियाँ, किस तरीके का माहौल एमसीडी को लेकर बन रहा? क्योंकि आम आदमी पार्टी हर हाल में एमसीडी को जीतना चाहती है और बीजेपी किसी ताकत से एमसीडी को छोड़ना नहीं चाहती, कुछ भी करना पड़े। आम आदमी पार्टी को तो ये भी आरोप था कि वो जानबूझकर गुजरात चुनाव के साथ साथ ही इसको कराया गया ताकि पूरा जो फोकस है आम आदमी पार्टी को दिल्ली में ना हो सके। बिलाल साहब, देखिए दुर्गेंद्र जी, दिल्ली के अंदर जो मौजूदा एमसीडी के चुनाव होने जा रहे हैं, ये अपना बिल्डअप इसका शुरू हो गया है। दरअसल जब दिल्ली के जो 3 क्षेत्र थे, पूर्वी दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली और उत्तरी दिल्ली, तो जब इन 3 भागों में दिल्ली को बांट दिया गया था एमसीडी के क्षेत्र को, लेकिन जब इसका एकीकरण शुरू करने की बात आई तो उस समय दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसको एक इश्यू बनाया और आप पार्टी के सांसदों ने इसे राज्यसभा में पुरजोर तरीके से उठाया। उनका यह कहना था कि दिल्ली का जो एकीकरण किया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी अपने एंटी इनकम्बेंसी को छुपाना चाहती है और उन सभी मुद्दों को बाईपास करना चाहती है एकीकरण के माध्यम से, जो उन्होंने 15 साल के अंदर भ्रष्टाचार किए हैं और जो परफॉर्मेंस उनकी वीक रही है। ये कहते हुए केजरीवाल जी ने डायरेक्ट नरेंद्र मोदी पे हमला किया था और ये कहा था कि मैं चुनौती देता हूं नरेंद्र मोदी जी को कि अगर वो एकीकरण ना करें और समय से पहले चुनाव करा दें तो हम दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी का सफाया कर देंगे। तो यहां से एक बिल्डअप शुरू हुआ एमसीडी चुनाव का और एक टसल क्रिएट हुई भारतीय जनता पार्टी और आप पार्टी के बीच में। मुख्य रूप से ये जो चुनाव है वो आप पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में लड़ा जाना है, लेकिन जो मौजूदा दिल्ली विधानसभा में आप पार्टी काबिज है, उसके चलते अरविंद केजरीवाल पूर्ण रूप से अपना आधिपत्य चाहते हैं दिल्ली के अंदर और उन्होंने बहुत ही एक ही सिस्टमैटिकली दिल्ली एमसीडी चुनाव को फोकस करते हुए एक कूड़ों का ढेर जिसे बोलते हैं उसको इतना खूबसूरती से एक मुद्दा बना दिया है, भारतीय जनता पार्टी के समक्ष लाके खड़ा कर दिया है, जो एक परसेप्शन में बहुत बड़ी चीज हो गई है और हर जगह आदमी इसी चीज को लेके बात करता है कि दिल्ली कूड़ों के ढेर से पट गई और ये कूड़ों के ढेर
कब हटेंगे? खासतौर से तब जब 15 साल से एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी बहुमत से काबिज है। तो ये एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी समय समय पे बैकफुट पे नजर आई और परसेप्शन के अंदर आप पार्टी ने एक एज लिया। लेकिन इस एमसीडी चुनाव को हमें एक परिप्रेक्ष्य में देखने की जरूरत होगी कि जब जैसे जैसे एमसीडी चुनाव का समय आ रहा था, उस समय भारतीय जनता पार्टी और आपके बीच में जो टसल थी, खासतौर से राजनीतिक टसल, चाहे वो लेफ्टिनेंट गवर्नर बना मुख्यमंत्री हो, चाहे आबकारी नीति को लेकर मनीष सिसोदिया को घेरने की बात हो ईडी या सीबीआई के माध्यम से, या फिर आप पार्टी के एक और मंत्री सत्येंद्र जैन के साथ जो व्यवहार किया गया, तो ये सारी चीजें सिस्टमैटिकली एमसीडी चुनाव से पहले होती रही। और एमसीडी चुनाव के आते आते आप और भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक इतना ज्यादा टग वॉर हो गया कि वो एक ईगो प्रेस्टीज में बदल गया। और इसके चलते एमसीडी चुनाव का जो मर्जिंग है, एमसीडी चुनाव जो अब डिक्लेयर हो चुके हैं और टिकट डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं, ये अपने आप में दोनों पार्टी के लिए नाक का विषय बन गया है। भारतीय जनता पार्टी के सामने जो सबसे बड़ा चेहरा है, चाहे वो विधानसभा चुनाव या एमसीडी चुनाव, वो नरेंद्र मोदी है। लेकिन दिक्कत क्या आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने जितने बड़े चेहरे को, नरेंद्र मोदी जी को एमसीडी चुनाव के अंदर एक एनकैश कराने की कोशिश कर रही है, वो उस परसेप्शन से रिलेट नहीं करता जिस परसेप्शन की केजरीवाल बात कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी वाकई अपने आप में बहुत बड़े नेता हैं, उनकी राष्ट्रीय स्तर पर एक छवि है, वो एक बिलाल साहब, आज केजरीवाल साहब ने कहा एक कार्यक्रम में, मैं सुन रहा था उनको, वो कह रहे हैं कि भाई बीजेपी कह रही आत्मनिर्भर बनो, खुद कूड़ा उठाओ, आत्मनिर्भर बनो, खुद कूड़ा उठाओ। वो दावा कर रहे हैं कि दिल्ली की सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए एमसीडी को दिए और ये सब खा गए, बड़े नाकारा हैं, ये खुलकर अब वो कह रहे हैं। वो गुजरात में कॉन्क्लेव कर रहे हैं विभिन्न मीडिया संस्थानों के साथ में, और वहां भी बात एमसीडी की कर रहे हैं। उनका जो 50% से ज्यादा हिस्सा है उनके संबोधन का एमसीडी पर है वो। जी, तो आप ठीक फरमा रहे हैं, ये ऐसा स्टेटमेंट आज मेरे को देखने को मिला है। और ये बेसिकली जिस परसेप्शन को भारतीय जनता पार्टी एक करप्शन के परसेप्शन में आप पार्टी को रैप करना चाहती है, लपेटना चाहती है, उसी परसेप्शन को काउंटर कर रहे हैं केजरीवाल कि आप बेसिकली बेईमान हम नहीं है, बल्कि आप 1 लाख करोड़ रुपए खा गए, हमने आपको दिया था। तो ये परसेप्शन की वॉर है जिसमें केजरीवाल बहुत ही खूबसूरती से प्ले आउट करते हुए नजर आ रहे हैं। ये बिल्कुल सांप और नेवले की लड़ाई है जिसमें अभी तक आने वाले समय में कौन मारा जाएगा इसका तो कोई दावा नहीं है किया जा सकता। लेकिन जो परसेप्शन में केजरीवाल फिलहाल नेवले के रूप में नजर आते हैं, वो किसी तरह भी सांप को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहते, जिसकी वजह से ये चुनाव बहुत ही रोचक बन गया है। और भारतीय जनता पार्टी ने इस चीज को भांपते हुए गुजरात की जो टाइमिंग सेट की है, वो इसीलिए सेट किए कि ताकि केजरीवाल की एनर्जी 2 जगह डिवाइड हो जाए। लेकिन केजरीवाल की प्राथमिकताओं पर दिल्ली एमसीडी चुनाव है, उन्होंने गुजरात से अपने एमएलए को बुला दिया है, अपने सारी मंत्रिमंडल को एमसीडी चुनाव में उतार दिया है, और वो कूड़ों को ढेर और करप्शन के इशू पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इतने बुरी तरह चिपट गए हैं कि नाक में दम कर दिया है। अब देखना यह है कि भारतीय जनता पार्टी इसको परफॉर्म कैसे कर पाती है, इसको काउंटर कैसे कर पाती है, और किस तरह से एमसीडी चुनाव के अंदर अपनी पोजीशन को मेंटेन कर पाती है। ये चुनौती है भारतीय जनता पार्टी के सामने। अगर भारतीय जनता पार्टी इस चुनौती को टेकअप करने में कामयाब रही तो यकीनन उनका अगला हमला केजरीवाल की विधानसभा पर होगा और वो कुछ भी कर सकते हैं। और अगर केजरीवाल एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी को हराने में कामयाब रहे तो जो आरोप तक लगते आ रहे हैं, चाहे वो आबकारी नीति को लेके हो, चाहे वो सत्येंद्र जैन को लेके हो, या एलजी मुख्यमंत्री के टसल वॉर हो, तो उसमें आप पार्टी का पलड़ा भारी हो जाएगा। ठीक बात है, ठीक बात है। अभी आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं नेताओं को मैं लूं, इससे पहले हमारे सहयोगी कुलदीप भारत मंगोलपुरी से मौजूद हैं। कुलदीप भारत, जमीनी स्थिति क्या है? आम आदमी पार्टी वाला नहीं, हमारे आप जैसे आम आदमी, वो कैसे जी रहे हैं? कूड़े के ढेर का परसेप्शन क्या है? मंगोलपुरी की क्या स्थिति? कुलदीप भारत, एक सैंपल है मंगोलपुरी, आज इस मंथन कार्यक्रम में एक सैंपल रख रहे हैं हम, बाकी दिल्ली के बारे में फिर भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बताएंगे।
देखिए, मैं इस समय मौजूद हूँ दिल्ली के मंगोलपुरी में वार्ड 42 के अंदर, जहाँ कुछ लोग मेरे साथ है जो बताएंगे यहाँ जो इस इलाके की सफाई व्यवस्था और पार्कों की व्यवस्था को लेकर किस तरह से लोग जहाँ जो बदतर जिंदगी जीने को मजबूर हो रहे हैं, क्योंकि कई लोगों ने यहाँ शिकायतें करी, कई पार्टियां देखी, लेकिन किसी तरह की किनको कार्रवाई नहीं होती। सर, आपका नाम? मेरा नाम प्रदीप कुमार। प्रदीप जी, एमसीडी इलेक्शन नजदीक है, उसको लेकर जो वार्ड के अंदर आपकी जो समस्या है उसको बताइए। वार्ड के अंदर समस्याएं तो बहुत सारी हैं और चलती नहीं है। सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर अतिक्रमण जो एमसीडी अधिकारियों और नेताओं द्वारा किया जाता है और किया जाता रहा है। दूसरा, यहाँ पर अवैध तरीके से चलाए जा रहे व्यवसाय हैं, जिसमें एक मांस का व्यवसाय सबसे बड़ी समस्या है। खत्ता, यहाँ पर एमसीडी द्वारा खत्ता तोड़ दिया गया, उसके बाद में उसे बनाने की प्रक्रिया अभी तक नहीं चालू की गई है। उसमें कोई ना कोई वो अपना क्यों लगा देते हैं, जी आज ये प्रॉब्लम है, आज ये प्रॉब्लम है, आज ये प्रॉब्लम है। नारकीय जिंदगी जिसे कहते हैं, नरक में जीने वाली जिंदगी। लोग ये कह रहे हैं नारकीय जिंदगी जीने को मजबूर है, क्योंकि कुलदीप कूड़े के बारे में पूछिए, जिसे आम आदमी पार्टी मुद्दा बना रही है। कूड़े की क्या स्थिति है? लोग कह रहे हैं कूड़े से पटी हुई है दिल्ली, कूड़े पर बैठी है दिल्ली। वही बता रहा हूँ कि जिस जगह मैं मौजूद हूँ, मेरे पीछे बिल्कुल कूड़े का ढेर इस तरह लगा, पूरा एक मेन रास्ता है मंगोलपुरी का, क्योंकि यहीं से सारी बारातें और शमशान का रास्ता। फुल स्क्रीन दिखाया जाए मंगोलपुरी का, ये जो इलाका दिखाना चाह रहे हैं वो कुलदीप भारत। क्योंकि बाहर जो कूड़ेदान है वह इतना गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, ना तो लोकल निगम पार्षद और ना ही लोकल एमएलए भी सुनता है, ना एमसीडी के अफसर सुन रहे हैं। तो बहुत ही ज्यादा गंदगी, इतना बुरा हाल है, मलेरिया, डेंगू, सारी बीमारियों का बुरा हाल है। और पार्कों में गायों का अवैध कब्जा है। आप अगर पीछे पार्क देखेंगे तो पूरे पार्क में जो बच्चों खेलने की जगह है, वहाँ पे पूरे अवैध पशु और कूड़ेदान का पूरा वो हो रखा है, प्रकोप ज्यादा है। अभी आप अपने संवाददाता से बोलेंगे, एक बार कैमरा आप अगर पीछे करें, एक बार दिखाया जाए तो आप देख सकते हैं। जी, अभी एक बार मैं दिखाता हूँ जो लोग समस्या बता रहे हैं। या पीछे पूरे एक देख सकते हैं पूरा पशुओं का जो पूरा अतिक्रमण, और ये लास्ट के अंदर आप पूरा कूड़ा देख सकते हैं। ये पार्क के अंदर आवारा पशुओं को छोड़ दिया जाता है, और जो मेन रास्ता है, ये कूड़े की समस्या को लेकर उन्होंने एमसीडी के डीसी को भी शिकायत करी, लेकिन उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि और ये ग्रीन बेल्ट के अंदर बीच में कूड़ेदान बनाया जा रहा है लोगों की समस्या सुनने का, लेकिन उसको भी यहाँ पे रोक दिया गया। और कुछ लोग और भी है हमारे साथ। सर, एमसीडी इलेक्शन है, सफाई व्यवस्था को लेकर क्या कहना चाहेंगे? साथियों, मैं बता देना चाहता हूँ, सफाई के नाम पर कूड़े के ढेर हैं। कभी सफाई कर्मचारी आते नहीं है सफाई करने के लिए, हर जगह कूड़े का ढेर है। और ये एमसीडी के पार्कों में अवैध कब्जा है, अलग अलग व्यक्ति का, अलग अलग लोगों के भैंसें बंधी हुई है, गाय बंधी हुई है, रोडों पे गाय घूम रही है, लेकिन कोई अफसर सुनने के लिए तैयार नहीं है। ना विधायक, ना एमएलए, कोई यहाँ का क्षेत्रीय एमएलए भी, ना पार्षद, कोई नहीं। जबकि हमारे पार्क में पेड़ पौधे लगने चाहिए, घास लगने चाहिए, ना यहाँ घास है ना पेड़ पौधे। जैसा आपने सुना कि जितने हमारे साथ सहयोगी है जितने भी, और ये जनता के बीच में मैं खड़ा हूँ इस समय, सबकी एक ही शिकायत है एमसीडी को लेकर, कूड़े और सफाई व्यवस्था को लेकर। इस वार्ड में कई सालों से, मतलब बीजेपी के भी पार्षद रह चुके हैं, आम आदमी के भी पार्षद रह चुके हैं, बताया, लेकिन 10 साल से जो नारकीय स्थिति जीने को मजबूर है। तो इनका मेन रास्ता वो पूरा यहाँ से भी हजारों टन। ठीक बात है, कुलदीप बने रहिए, आप कुलदीप बने रहिए, अब हमारे साथ बने रहिए। एक ब्रेक का इशारा हो रहा है, ब्रेक ले रहे हैं, फिर आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता और भारतीय जनता पार्टी से भी इसका जवाब लेंगे। एक ब्रेक ले रहे हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग, कण कण में जान। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो
तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबां केसरी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। मंथन में एमसीडी की जंग। हमारे सहयोगी कुलदीप भारत ने एक तस्वीर दिखाई दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके की। वहाँ के जो संभ्रांत लोग हैं इस वक्त वो बैठे हुए हैं अपनी पीड़ा बताने के लिए और बता रहे हैं कि कूड़ा भरा हुआ, जैसा केजरीवाल एक परसेप्शन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कूड़ा उन्होंने दिखाया, लोगों ने आवारा जानवर दिखाए, पार्क की दशा दिशा और मेन इलाका है। तमाम शिकायतों के बावजूद 10-12 साल से वहाँ की ये स्थिति है, उन लोगों को राहत नहीं मिल रही। डेंगू फैल रहा, मलेरिया फैल रहा, बहुत सारी सवाल हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता शमसी आज़ाद साहब हमारे साथ जुड़े हैं। आज़ाद साहब, जवाबदेही तो आपकी है। 15 साल से आप एमसीडी पे काबिज हैं और केजरीवाल कह रहे हैं कि अगर कूड़े के ढेर हैं तो गलत क्या कह रहे हैं? प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। शमसी आज़ाद साहब, हमें सुन पा रहे हैं आप? अनम्यूट करिए। हेलो, हाँ बोलिए जी। दिल्ली की दशा और दिशा देखी। 15 साल से एमसीडी की सत्ता पर आप काबिज हैं, कूड़े के ढेर हैं। केजरीवाल भी कह रहे हो, हमारे सहयोगी ने भी दिखाए हैं। क्या, किस मुद्दे पर वहां चुनाव लड़ रहे हैं आप? 15 साल तो थे और इस बार भी 5 साल के लिए और हमारा इंक्रीमेंट होगा, क्योंकि जनता हमको चाह रही है। हमने जो विकास किया है एमसीडी में, दिल्ली में जो हमने विकास किया उसके नाम पर, जो वहाँ हमने सड़कें बनवाई उसके नाम पर, जो हमने पार्क बनाए उसके नाम पर, जो वहाँ पर हमने डेवलपमेंट का काम किया उसके नाम पर, तो उसके नाम पर हम भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर जनता के बीच में जा रही है और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को, उनके प्रत्याशियों को पूरा समर्थन मिल जाए। रह गई केजरीवाल जी की बात, तो केजरीवाल जी को जो है झूठा मुख्यमंत्री का हिंदुस्तान की जनता ने जो है तमगा दिया है कि ये झूठ इतना बोलते हैं। किस तरीके से इन्होंने मीडिया को बरगला कर, किस तरीके से दिल्ली में इन्होंने पोस्टरबाजी करके, किस तरीके से कैंपेन करके पूरे हिंदुस्तान में जो इन्होंने एक छवि बनाई थी, वो भारतीय जनता पार्टी ने उसका पूरी तरीके से पर्दाफाश कर दिया है। और यही वजह है कि आज गुजरात का चुनाव छोड़कर बार बार केजरीवाल जी को दिल्ली आना पड़ रहा है। दिल्ली में इनकी सरकार है, लेकिन जब कहीं पर भी एमसीडी को विकास, आप लोगों को यूपी से नेता भेजने पड़ रहे हैं। योगी जी और राजनाथ जी प्रचार करेंगे वहां पे, ये हालत है। आपको बिल्कुल मजबूर कर दिया है केजरीवाल ने। यूपी से नेता भेज रहे हैं आप। योगी जी एमसीडी का प्रचार करेंगे, मोदी जी की तस्वीर लगानी पड़ रही है। देश के सबसे बड़े नेता, आपकी पार्टी के सबसे बड़े नेता। सर, दिल्ली में नहीं बल्कि हिंदुस्तान में कहीं पर भी अगर चुनाव होता है तो भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ होती है। ये कोई अचंभित करने वाली बात नहीं है कि राजनाथ सिंह जी पहुंच गए, योगी जी पहुंच गए। योगी जी तो गुजरात में भी प्रचार कर रहे, योगी जी हिमाचल में भी प्रचार कर रहे हैं। एमसीडी में आप राष्ट्रीय नेताओं से एमसीडी में प्रचार करवा रहे हैं आप। भाई क्यों नहीं करवाएंगे? भाई नेता है, यही तो बात है कि हमारे यहाँ नेता तो जो है तो एमसीडी में हो चाहे कहीं पर भी चुनाव, हम कोई अलग से कैटेगरी थोड़ी लेके आते हैं। मतलब कुल मिलाकर आप काम बढ़िया कर रहे हैं। इसी नाम पर आज आप मैदान में हैं, वोट मांग रहे हैं कि आपने बहुत अच्छा काम किया है। विकास के नाम पर हम वोट मांग रहे हैं। और जो आम आदमी पार्टी ने जो वहाँ पर भ्रष्टाचार किया है, जो वहाँ पर विकास के काम उन्होंने जबरदस्ती रोकने का काम किया है, यही वजह है कि वहाँ की जनता चाहती है कि इस बार दिल्ली में जो विधानसभा चुनाव हो। ठीक है शमसी साहब, आपकी बात आ गई। वैभव जायसवाल जी, भारतीय जनता पार्टी वहां अपने विकास के नाम पर वोट मांग रही है। देखिए, इस बार एमसीडी भारतीय जनता पार्टी जो है वो गजनी वोट जा चुकी है, क्योंकि इनको अपने कूड़े के पहाड़ दिखाई नहीं दे रहा इस वक्त। विकास की जरा बोलने दीजिए शमसी साहब, वैभव जायसवाल को बोलने दीजिए, वो अपनी बात रख ले तब काटिएगा, काउंटर तब करिएगा। बोलिए वैभव। मैं आपसे निवेदन भी करूंगा कि विकास के 3 काम बताइएगा आप आजाद जी, जो आपने दिल्ली एमसीडी के अंदर किया है। और 15 साल के पिछले विकास के नाम पे इस बार आप वोट मांगने जो जाएंगे, यहाँ पे एक बार बता के जरूर जाएगा कि किस नाम पे आप वोट मांगेंगे। आप वोट मांगेंगे प्रचंड भ्रष्टाचार जो आपने एमसीडी में किया है। आपने लोगों को दिल्ली के अंदर बजबजीती नालियों के बीच में रहने को मजबूर किया है। आपने दिल्ली में 3 कूड़े के पहाड़ दिए हैं और 16 नए कूड़े के पहाड़ बनाने की तैयारी आप कर रहे हो। आप इस नाम पे वोट मांगोगे इस बार।
आप गलियों में जाओगे, आप बताओगे कि कैसे एमसीडी के जो स्कूल है उसको बद से बदतर करने का काम आपने किया है। आप इस बार बताओगे कि दिल्ली में अगर कहीं सीमेंट और ईंट गिर जाती है तो वहां पर कैसे भारतीय जनता पार्टी के लोग पहुंचते हैं और उस परिवार को प्रताड़ित करने का काम करते हैं। दिल्ली की जनता इस बार वोट दे करके आपको इसका जवाब देगी कि आपने पिछले 15 सालों में 2007 से 2015 के बीच में 2022 के बीच में क्या विकास किया है। आजाद जी, आप बात कर रहे थे कि नरेंद्र मोदी जी एमसीडी चुनाव में आके अगर प्रचार करे तो वो ठीक, अमित शाह जी दिल्ली की गलियों में जाके पर्चे बांटे तो वो ठीक, योगी जी मुख्यमंत्री जी अगर उत्तर प्रदेश से चल के आ जाए और प्रचार करे तो ठीक, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अगर एमसीडी चुनाव में प्रचार करे तो वो गलत, क्योंकि आप लोग गजनी मोड में जा चुके हैं। आपको ये भी नहीं मालूम कि वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और उनकी जिम्मेदारी बनती है। अगर आपका नेता करे तो वाह वाह, हमारा अगर कोई लीडर करे तो वो ठीक नहीं है, क्योंकि इस बार आपको भी मालूम है कि 20 तो अरविंद केजरीवाल ने जी कहा, मुझे दिल्ली की जनता पे विश्वास है कि कहीं इस बार भी आपको ऑटो में ही भी एमसीडी में ना आना पड़े। ऑटो में 3 लोग आते हैं, अपनी सीटों को बचाइए। पिछले चुनाव में, पार्षदी के चुनाव में, जब एमसीडी के अंदर आपने अपने सारे पार्षदों के टिकट काटे और इस बार भी आप टिकट काटने का काम किया। आप बताएं कि क्यों नहीं आपने उन पार्षदों को जिन्होंने विकास किया है, अच्छी व्यवस्था दी है, उनके टिकट क्यों नहीं दिए, क्यों काटे टिकट आपने। दिल्ली की जनता इस बार गलियों के अंदर बैनर पोस्टर लगा करके आपको कह रही है कि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का आना सख्त मना है। ये है वैभव, ठीक है। एक छोटा सा रिएक्शन 10 सेकंड का शमसी आजाद, फिर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता द्विवेदी जी हमारे साथ में, उनसे बात करेंगे। शमसी आजाद, छोटा सा रिएक्शन। अपना जो आपा था उन्होंने खोकर ये बता दिया कि आम आदमी पार्टी वहां पर पूरी तरीके से फिर आ रही है, और यही इनके बयान से भी साफ जाहिर होता है। हमने फिर वही कहा है, एमसीडी स्कूलों की बात की है तो केजरीवाल ही तो एमसीडी स्कूलों को दिखलाकर पूरे हिंदुस्तान में अपना वाहवाही लूट रहे थे। अब कैसे कह रहे, पहली बार मैं सुन रहा हूँ कि ये कह रहे कि एमसीडी स्कूल वहां पे बद से बदतर हो गए। मुख्यमंत्री आप है, सारा शासनादेश आपका वहां चलता है। सुन लीजिए, पूरे पूरे पहाड़ का रिसाइकिल का काम किया जा रहा है। ठीक है, ठीक है। वैभव जी और शमसी आजाद साहब शांत हो जाइए। द्विवेदी जी, अब ये आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी गुजरात में भी कह रही कि भाई दोनों के बीच लड़ाई, दिल्ली में भी यही कह रही। शीला जी ने एमसीडी को 3 भागों में किया, फिर इधर एकीकरण इन्होंने कर दिया भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। कांग्रेस कहाँ है इनकी जंग में? क्या कांग्रेस दंग हो गई है? कहाँ है कांग्रेस? द्विवेदी जी, आपकी आवाज नहीं मिल रही। दर्शक है, द्विवेदी जी बोलिए, अनम्यूट करिए। आवाज खत्म, अनम्यूट करिए, आपकी आवाज दर्शकों को मिल नहीं रही। वाचस्पति द्विवेदी जी, आई आवाज आ रही है सर? हाँ बोलिए, अब बोलिए। हाँ, सबसे पहले तो सर मैं पैनल में उपस्थित सभी बंधुओं का नमस्कार, और उसके बाद आप सबको भी नमस्कार। बहुत नमस्कार। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो चुनाव है एमसीडी का, ये जनता के लिए चुनाव नहीं है, जनता के हितों के लिए चुनाव नहीं है। ये 40 से 50 हजार करोड़ रुपए का जो बजट है उसकी बंदरबाट का काम है। जो पैसा इससे जो वसूलता है उससे आम आदमी पार्टी पूरे देश में अपने फैलाव का काम करती है। और ये जहां पर भी कोशिश करते हैं, कांग्रेस जहां पर भाजपा के साथ मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही होती है, ये ट्रायंगुलर बनाने की कोशिश करते हैं। और ये आपने हिमाचल में देखा, इन्होंने ट्रायंगुलर करने की कोशिश की, वहां पे इन्हें लगा कि यहाँ पर इनकी कोई दाल नहीं गल रही है, तो यहाँ से उनको भागना पड़ा। इसके बाद इन्होंने गुजरात में यही किया। गुजरात की जनता ने भी साबित कर दिया कि 2 के बीच में ही चुनाव है। अब सवाल जहां तक एमसीडी का आता है, आपको अच्छी तरीके से मालूम है कि ये भाजपा के क्षमा चाहता हूं कि आप आम आदमी पार्टी किस तरीके से अपने टिकट बेच रही है। द्विवेदी जी, लग रहा है आप आम आदमी पार्टी से ज्यादा नाराज हैं बनस्पत भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ज्यादा पंगा आपका आम आदमी पार्टी से है। कर रहे हैं सर, पंजाब मैंने कहा कि लग रहा है आप आम आदमी पार्टी से ज्यादा नाराज हैं भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले। मेरे से सवाल है सर? हाँ द्विवेदी जी, आपसे पूछ रहा हूं, क्योंकि पिछले बार एमसीडी के चुनाव में कांग्रेस की बड़ी दुर्गति हुई थी, आपको भी पता होगा। बिल्कुल, मैं मान रहा हूँ ना।
मेरा मानना है कि ये भाजपा की बी टीम, सी टीम और डी टीम, अभी तक बी टीम हुआ करती थी, अब की बार सी टीम जो बसपा के साथ आ रही है, इसके बाद ये डी टीम, ये सारे लोग जाके वोट किसका खा रहे हैं? ये वोट तो कटुआ आखिर कांग्रेस का ही वोट काट रहे हैं ना। अगर आप पिछली बार का ही देख लें तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में वोट प्रतिशत का जहां तक सवाल है, वो बहुत ज्यादा अंतर नहीं था, 4-5% का प्रतिशत का अंतर था। ये वोट इन्होंने कांग्रेस का अगर ना खाया होता तो कांग्रेस कम से कम 70 से 80 सीटों के बीच में होती। और अभी भी भाजपा वही प्रयास कर रही है कि बी टीम, सी टीम, डी टीम और देश भर में जितनी भी ईडी और सीबीआई से डरे हुए लोग हैं। एमसीडी में किससे है किसी से कि नहीं? नहीं, मेरा किसी से, कांग्रेस का किसी से कोई मुकाबला नहीं है। कांग्रेस बेजोड़ है? नहीं, कांग्रेस का किसी से मुकाबला नहीं है। कांग्रेस का मुकाबला जो जनता त्रस्त है, जनता को जो परेशानियां पूरे दिल्ली में मिल रही हैं, चाहे वो अतिक्रमण का मामला हो, चाहे कूड़े का मामला हो, चाहे विद्यालयों में व्यवस्था का मामला हो, या अन्य जितने नागरिक सुविधाओं के मामले हो, उनके हितों के लिए कांग्रेस लड़ रही है। ठीक बात है, और बिल्कुल ठीक बात है द्विवेदी जी। धर्मेंद्र सिंह राजनीतिक विश्लेषक हैं, चर्चा में उनको शामिल कर लेते हैं, काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। धर्मेंद्र जी, एमसीडी का चुनाव बहुत जबरदस्त तरीके से, मतलब गुजरात से कम हाइप नहीं है एमसीडी को लेकर, और भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी दोनों तरफ से हाइप दी जा रही। कांग्रेस पता नहीं कहां नेपथ्य में खो गई, लेकिन मायावती का वहां बहुत मजबूती के साथ में लड़ना आश्चर्यजनक है। एक तरीके से ओवैसी साहब भी वहां लड़ रहे हैं चंद्रशेखर के साथ में, बहुत सारी बस्तियां हैं, बहुत सारे कमजोर वर्ग के लोग वहां रहते हैं। इन आपसे मैं ये जानने की कोशिश करूंगा कि ये जो दो लोग बिल्कुल अभी हाल में अवतरित हुए हैं, पिछले चुनाव में 2-4 सीटों पर लड़ते रहे हो तो मुझे नहीं पता, लेकिन बड़े स्तर पर नहीं लड़ते रहे हैं, इनके क्या मायने है? किसका फायदा, किसका नुकसान, किसके लोग, किसकी बी टीम, किसकी सी टीम, क्या मसला है ये? धर्मेंद्र जी अनम्यूट करिए। धर्मेंद्र जी, आपकी आवाज नहीं मिल रही। जी, अब क्लियर है? हाँ, दर्शक सुन रहे हैं, बोलिए। सर, फायदे और नुकसान एक अलग बात हो गई। लोकतंत्र में जितने भी पार्टियां हैं या जितने भी दल हैं, अगर वो किसी भी चुनाव में सक्रिय भागीदारी करते हैं तो उसको हम शुभ संकेत मानते हैं। रही बात बीजेपी की, जो लोग कहते हैं कि बीजेपी से मेरे लाखों वैचारिक मतभेद, हम लोग निश्चित रूप से बीजेपी से मतभेद रखते हैं, उनके विचारों से मतभेद रखते हैं, उनकी नीतियों से मतभेद रखते हैं, लेकिन एक बात उनकी हम खुद की सराहना करते हैं कि चुनाव कोई भी हो, बीजेपी लड़ती है, बीजेपी भिड़ती है, हार जीत अपनी जगह पे। ये सभी दलों को बीजेपी से सीखना चाहिए, मेरा अपना मानना है। बहुत सारे ऐसे दल हैं कि हम बाईपोल चुनाव ही नहीं लड़ते हैं, तो हम तो उपचुनाव नहीं लड़ते हैं, हम कभी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव नहीं लड़ते हैं, हम जिला पंचायत के चुनाव नहीं लड़ते हैं। ये गलत परंपरा है। लोकतंत्र की शुरुआत ग्राम पंचायत से होती है और उसी के लिए अपना 73वां 74वां संविधान संशोधन किया गया था। जो क्षेत्रीय दल हैं या राष्ट्रीय पार्टियां हैं, हम देखते हैं इन चुनाव को बड़े हल्के से लेती है, बहुत ज्यादा उनका इंटरेस्ट नहीं रहता, एक औपचारिकता पूरी करने के लिए उसमें भाग ले लेती है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो बीजेपी ग्रास रूट तक बिल्कुल जनता के बीच तक अपनी जो धीरे धीरे पैठ बढ़ाती गई है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है कि चाहे वो पंचायत का चुनाव हो, नगर निगम का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो या बाईपोल इलेक्शन, बहुत मजबूती से बीजेपी लड़ती है और उसके लिए हम इसको बधाई दें। अब ये कहना है कि नहीं साहब, अब योगी महाराज जी या माननीय प्रधानमंत्री जी या गृह मंत्री जी जाते हैं, आप बताइए, अब हैदराबाद में प्रचार करने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का या दिल्ली में आ रहे हैं, क्यों नहीं जाएंगे? बिल्कुल उनको जाना चाहिए।
और हम तो बसपा सुप्रीमो को धन्यवाद देंगे कि कम से कम वो चुनाव की प्रक्रिया में आई। तो यूपी से तो उन्होंने ऐसा, धर्मेंद्र जी यही तो आश्चर्यजनक है कि यूपी में जहां बेस है वहां आप उपचुनाव नहीं लड़ेंगी, नगर निगम का चुनाव नहीं लड़ेंगी, एमसीडी लड़ने चली गई। ये समस्या तो यही है ना, सवाल तो यही है। जहां से शुरुआत हो सर उसका स्वागत होना चाहिए। और आप नहीं, मैं इसको अलग तरीके से देखता हूं, मैं इसको अलग तरीके से देखता हूं। आप कंप्लीट करिए, फिर बिलाल भाई के पास जाएंगे। नहीं, मैं समझ रहा हूं आप जहां से समझ रहे हैं किसी पार्टी को या किसी दल को फेवर करने के लिए किया गया है, तो उस पार्टी की सराहना कीजिए ना सर। उस पार्टी की सराहना छोटे छोटे दलों को खड़ा कर रहे हैं कि आइए आप इनका वोट काटिए। तो जो मेन विपक्ष है, चाहे दिल्ली में हो, चाहे यूपी में हो, चाहे बिहार में, वो क्या कर रहा है? वो तो ये बड़ा सवाल है। ये आपने बड़ा सवाल उठाया कि क्या कर रहा है भाई, बाकी दल क्या कर रहे हैं। मतलब मैं ये कह रहा हूँ माननीय दिल्ली में कहिए कि बीजेपी बसपा का कोई वजूद नहीं, कांग्रेस का वजूद है, आपका वजूद है। ये दोनों पार्टियां क्या कर रही हैं? नहीं, आप तो बेहतर, आपने तो हाइप दी है, बीजेपी को काफी मुश्किलें वहां पैदा कर रहे हैं जैसा आ रहा है अभी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी पर ही सीधे हमले कर रही है, कांग्रेस का नाम नहीं ले रही वहां। मैं तो कह रहा हूं ना सर, वो तो एक पार्टियां हैं, दल हैं, उनके तो मतभेद होंगे। मेरे जैसे आम आदमी की बीजेपी की नीतियों से हजार मतभेद है, लेकिन उसकी एक बात की मैं सराहना करता हूं कि वो छोटा चुनाव हो या बड़ा चुनाव हो, वो चुनाव को चुनाव की तरह लेते हैं। अब ये कहना कि साहब आपके तो प्रधानमंत्री जी आएंगे कल को गर्म प्रधानी का प्रचार करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? वो क्यों नहीं करेंगे? मैं इसका उत्तर जानना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी गर्म प्रधानी का प्रचार क्यों नहीं करेंगे? उनको बिल्कुल करना चाहिए। वैभव आ रहा हूं आपके पास, धर्मेंद्र सिंह को कंप्लीट करने दीजिए, आता हूं वैभव आपके पास। हाँ, मैं सर कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि डिबेट आपकी बहुत अच्छी है, सभी लोगों ने अपनी बात को रखा, सब दुरुस्त है। लेकिन मैं प्राय सुनता रहता हूँ कि बीजेपी वाले तो बाईपोल में भिड़े रहते हैं, ये तो पंचायत में भी भिड़े रहते हैं, नगर क्यों नहीं भिड़े? मैं इसी का उत्तर जानना चाहता हूँ। ठीक है धर्मेंद्र भाई, अच्छा करते हैं। ठीक है जी, आपने कंप्लीट कर लिया हो तो मैं आगे बढ़ूं? हाँ, प्लीज सर, प्लीज। बिलाल साहब, वैभव कुछ कहना चाह रहे थे, 10 सेकंड वैभव को देते हैं, उसके बाद फिर आपके पास आते हैं। वैभव जी बोलिए, कुछ रिएक्शन देना चाह रहे थे आप। प्रधानमंत्री जी को हर चुनाव में जाना चाहिए, उनका अधिकार भी है, लेकिन वो हमारे प्रधानमंत्री भी हैं और देश ने एक जिम्मेदारी उनको दी है प्रधानमंत्री के रूप में, वो पहले प्रथम है उनके लिए। लेकिन अगर प्रधानमंत्री जी 15-15 दिन, एक महीना चुनाव में, और ये लोकतंत्र है, यहाँ हर महीने चुनाव कहीं ना कहीं होते रहेंगे, हर 3 महीने पे चुनाव होते रहेंगे देश के अंदर, तो प्रधानमंत्री जी अपनी भूमिका कब निभाएंगे ये भी तय होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ही एक लौता चेहरा भारतीय जनता पार्टी के पास है, जिसको लेकर के वो पूरे पंचायत चुनाव से लेकर के लोकसभा चुनाव तक ही बचाने का काम करती है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़े, हम चाहते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी हमारे देश के लोगों के लिए काम करें। ठीक बात। शमसी आजाद, 20 सेकंड में प्रतिक्रिया, उसके बाद बिलाल साहब के पास, क्योंकि इन्होंने ऐसा मुद्दा छेड़ दिया तो जवाब आपसे बनता है। बोलिए, अनम्यूट कर लीजिए शमसी जी। आप एक तो इतनी बेहतरीन टोपी लगाकर आए हैं, पहचान में ही नहीं आ रहे हैं आज। प्रधानमंत्री जी हमारे जो है 24 आवर्स जो कहा जाता है कि काम में लगे रहते, तो हकीकत है कि लगे रहते हैं। और ऐसा नहीं कि चुनाव अगर है तो वो और किसी के बीच में नहीं जा रहे। अभी आप देखते पटकोल उनका 20 तारीख को बनारस का भी दौरा है, तो ऐसा नहीं कि बनारस में कोई चुनाव है, ऐसा नहीं कि वहां पर कोई चुनाव है, वहां पर उपचुनाव कोई हो रहा है, लेकिन वो जहां भी उनका कार्यक्रम लगा रहता है, कार्यक्रम को पूरा करने के लिए जाते हैं। ये भी है कि दिल्ली में एमसीडी का चुनाव है, महत्वपूर्ण चुनाव है। और जैसा कि हमारे भाई धर्मेंद्र जी ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी, और हमने भी शुरुआत में ही कार्यक्रम में जो बताया था कि भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को बहुत ही मजबूती से और ईमानदारी से लड़ती है। ऐसा नहीं कि छोटा चुनाव है तो हल्के में ले लिया, या फिर बड़ा चुनाव तो पूरी ताकत लगा दी। इनका पूरी चुनाव संचालन समिति होती है, स्टार प्रचारक बनाए जाते हैं। अब स्टार प्रचारक को अगर राजनाथ सिंह को बनाया गया है तो इसमें भी कोई विरोध करने वाली बात नहीं, कोई आपत्ति की बात नहीं। विरोध कोई नहीं कर रहा, लोग आश्चर्य व्यक्त कर रहे हैं कि रक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं वो। और ये वैभव जायसवाल सवाल उठा रहे हैं कि भाई ये देश का काम कब करते हैं,
ये पूछ रहे हैं वो कह रहे 5 साल अगर रोज चुनाव लड़ते रहेंगे तो देश का भी तो काम कब करेंगे, ये पूछ रहे हैं वो। सवाल उठाने का हक है भाई, दिल्ली में उनकी सरकार है और उनकी कुर्सी के चारों पाए खिसक चुके हैं। उनको पता है कि अगर एमसीडी ने टिकट न ली तो अगला चुनाव जो विधानसभा का दिल्ली में होना उसमें हम क्या कर पाएंगे। तो उनका काम है विरोध करना और विरोध करते रहे, आपत्ति जताते रहे। ठीक बात है धर्मेंद्र जी, 10 सेकेंड में उसके बाद बिलाल के पास जाते हैं। बिलाल भाई बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं जी। नहीं सर, मैं ये कहना चाह रहा था, जैसे मैं नाम नहीं समझ पाया कौन सज्जन थे, उनके बातों का मैं आदर करते हुए कहना चाहता हूं कि ठीक है, प्रधानमंत्री का रोल क्या है। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता वैभव जायसवाल हैं जो वो कह रहे हैं कि भाई प्रधानमंत्री का भी काम करें, चुनाव में पार्टी लड़े, ये कह रहे हैं वो। योगी जी मुख्यमंत्री का काम करें, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री का काम करें, एमसीडी में कम से कम बख्श दें, एमसीडी को वहां के नेताओं को लड़ने दें, मनोज तिवारी को लड़ने दें, आदेश गुप्ता को लड़ने दें, दिल्ली के सांसदों को लड़ने दें और उनसे जनता जवाब मांगे कि आपने क्या काम किया, ये कह रहे हैं वो। नहीं होता धर्मेंद्र जी, अगर मोदी जी नगर निगम, धर्मेंद्र जी आवाज नहीं आ रही, बिलाल साहब के पास जाएंगे सीधे। बिलाल साहब आवाज आई? हाँ आ गई, कंप्लीट करिए, जल्दी कंप्लीट करिए धर्मेंद्र जी। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ सर कि मान लीजिए अगर हमारे मुख्यमंत्री जी या प्रधानमंत्री जी कोई भी अगर मान लीजिए कि अगर वो नगर निगम के चुनाव में या नगर पंचायत के चुनाव में या विधानसभा के चुनाव में जाते हैं तो क्या मुद्दे कौन से बदल जाते हैं? जो आम जन मुद्दे होते हैं लगभग वही रहते हैं। मुद्दे कहाँ वो रहते हैं धर्मेंद्र जी, मुद्दे कहाँ रहते हैं? गुजरात में वही मुद्दे, दिल्ली में वही मुद्दे, लोकल मुद्दों पे ये लोग बात कर कहाँ रहे हैं? लोकल मुद्दों पे कहाँ बात करते हैं? ये कूड़े पे कहाँ बात करते हैं? ये वहां के जो लोगों ने अभी नागरिक कुलदीप भारत के साथ खड़े उन पर कहाँ बात करते हैं? ये उस पर तो बात नहीं करते ना, यही तो दिक्कत है। आप पार्टी मान लीजिए कि आज स्थिति में नहीं है, बहुत सारे मुद्दे उनको दिख रहे होंगे क्योंकि वो विपक्ष में है। जब वो पक्ष में आ जाएंगे तो वही मुद्दे फिर बीजेपी को दिखने लगेंगे जो आज आप ठीक बात है। बिलाल साहब के पास चलते हैं। बिलाल सजवारी जी, मामला बड़ा दिलचस्प है और डिबेट भी दिलचस्प मोड़ पर है। हालांकि अंतिम चरण में हम प्रवेश कर चुके हैं, बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर जा चुकी है। कुल मिलाकर ऐसा नहीं है कि आम आदमी पार्टी वहां पर, चूंकि आम आदमी पार्टी की भी बड़ी संख्या में पार्षद हैं, उनकी दिल्ली में सरकार है। धर्मेंद्र सिंह ने कहा कि भाई ये मसला बहुत लंबा है, करोड़ों का मसला है, बहुत सारे आंकड़े, बहुत सारे शून्य वाला एक आंकड़ा बताया कि ये वास्तव में रुपए का मसला है। ये बहुत एक फंड है बड़ा, उस पर कब्जे की लड़ाई है ये कि कौन किस और जनता के हित में कौन उपयोग करेगा, अपने हित में कौन उपयोग करेगा। सरकार माने जनता के लिए काम होगा या पार्टी के लिए काम होगा, एक फंड की लड़ाई है। एमसीडी चुनाव इसलिए इतनी हाइप दी जा रही है। केजरीवाल साहब ने कहा भी कि 1 लाख करोड़ रुपया दिल्ली सरकार ने एमसीडी को दिया, सब खा गए, सब डकार गए। ये क्या क्या गुणागणित चल रहा है बिलाल साहब? देखिए, चुनाव के समय आरोप प्रत्यारोप तो चलते ही चलते, इसमें तो कोई दो राय नहीं। लेकिन आप पार्टी के मुखिया जो 1 लाख करोड़ का एमसीडी को देने की जो फंड की बात कर रहे हैं वो रिकॉर्ड पे कर रहे हैं, सबके सामने कर रहे हैं। लेकिन मैं ये समझना चाह रहा हूं कि प्रधानमंत्री का एमसीडी चुनाव से किस तरह से रेलेवेंस है। अगर प्रधानमंत्री का एमसीडी चुनाव से रेलेवेंस स्थापित आप करें तो फिर प्रदेश के यूनिट का क्या अर्थ होता है? प्रदेश के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी के जो मुखिया होते हैं उनका क्या अर्थ होता है? एमसीडी के अंदर जो मेयर की भूमिकाओं में होते हैं भारतीय जनता पार्टी के पार्षद, उनकी क्या भूमिका होती है? भारतीय जनता पार्टी की जो पूरी प्रदेश की यूनिट, बिलाल साहब ने भी शुरू ही किया, बोलने दीजिए उनको, मैं आऊंगा आपके पास। बोलिए बिलाल साहब। भारतीय जनता पार्टी की जो प्रदेश यूनिट है जो पूरे 5 साल से लड़ रही है, वो उसका क्या अर्थ होता है? भारतीय जनता पार्टी जिन मुद्दों को प्रदेश स्तर पर स्थापित करना चाहती है उसका फिर क्या अर्थ होता है? तो फिर आप उस सिस्टम को बाईपास कर दीजिए, उसको पूरी तरह ध्वस्त कर दीजिए। भाई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आपके लिए एक प्रेरणा का तो स्रोत हो सकते हैं, लेकिन एमसीडी चुनाव के में मुद्दा नहीं हो सकते वो। जी शमसी आजाद इसका जवाब देना है आपको, बोलिए। बिलाल साहब कह रहे हैं कि भाई ठीक है, प्रेरणा स्रोत हो सकते हैं, आदर्श पुरुष हो सकते हैं, शीर्ष पुरुष हो सकते हैं, सबसे बड़े चेहरे हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़े चेहरे
को आप फिर वहां के लोकल लोग क्या करें? जो मैंने बात कही वही बिलाल साहब ने कही कि भाई फिर उनको हर इलेक्शन में प्रयोग करोगे। प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम कोई 20 दिन 25 दिन का नहीं, कुछ 1-2 रैलियों में उनको जाना है, 2-4 सभाएं। राजनाथ सिंह बहुत बड़े नेता हैं, योगी आदित्यनाथ देश के सबसे बड़े हिंदुत्व के चेहरे हैं, उनका भी इस्तेमाल कर रहे हैं आप। मैं उनको मोदी जी से बड़ा नेता मानता हूं हिंदुत्व के फ्रंट पर मोदी जी से बड़े चेहरे हैं वो। सर यही भारतीय जनता पार्टी की सरलता और सादगी है कि छोटा से छोटा चुनाव भी होता है तो देश का प्रधानमंत्री जो होता है वो भी पार्टी से बंधा होता है, वो भी कहीं ना कहीं संगठन से बंधा होता है। और जो संगठन का नियम है, जो संगठन का संविधान है भारतीय जनता पार्टी का, उससे उत्तर कर उसको काम करना होता है। तो दिल्ली जैसी राजधानी अगर एमसीडी का चुनाव है, वहां प्रधानमंत्री की अगर रैली सभाएं होती है तो हमें नहीं लगता कि बिलाल साहब को जो बहुत ज्यादा विषय होना चाहिए। नहीं, बिलाल साहब पत्रकार हैं, उन्हें कोई इतराज नहीं, वो मुद्दा उठा रहे हैं, वो बेखौफ बोलते हैं, उन्हें कोई इतराज नहीं है, ना आपकी पार्टी से ना किसी से है। देखिए, अगर इनको इस बात पर ऑब्जेक्शन है कि प्रधानमंत्री प्रेरणा का स्रोत नहीं हो सकते और उन्हें एमसीडी के चुनाव उनके चेहरे पर लड़ा जाए, तो ये वही प्रधानमंत्री हैं जो 3 बार विधानसभा में केजरीवाल से परास्त हो चुके हैं। तो ये तो प्रधानमंत्री की छवि को खराब करने वाली बात हो गई ना कि आप एमसीडी चुनाव में भी उनका दांव पे लगा रहे हैं। ठीक है बिलाल साहब, अब चूंकि मंथन है, मुश्किल से 3 मिनट अब बचे हैं गिनती के, इसलिए वाचस्पति जी को ले लेते हैं। वाचस्पति जी, आप कहीं हमको लगता है दौड़े में नहीं है, आपके नेता तो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं और अपना संदेश और संकेत दे रहे हैं। आपके बड़े नेता गुजरात में भी अभी तक नहीं पहुंचे शीर्ष नेतृत्व, और यहाँ एक भारतीय जनता पार्टी है, मोदी जी, योगी जी, राजनाथ जी, केशव जी, ब्रजेश पाठक जी, जितने जी हैं टॉप के इस देश के, वो सब एमसीडी में लग गए। आप लोगों के यहाँ कुछ इस तरह का सिस्टम नहीं है कि आपके नेता भी कम से कम एमसीडी में आके प्रचार करें? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं राज्यसभा के, दिल्ली से कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, दिल्ली के अंदर 6 लोकसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, उनका क्या रोल है फिर दिल्ली में? अगर प्रधानमंत्री को हर जगह लाके आप टॉयलेट, खड़ंजे और कूड़े पर लाके खड़ा करोगे तो भारतीय जनता पार्टी का तो फिर भगवान ही मालिक है कि वो प्रधानमंत्री खुद ही। ठीक बात है, बात आ गई। द्विवेदी जी अगर देना चाहें तो 20 सेकंड में एक जवाब दे दीजिए। बोलिए द्विवेदी जी, 20 सेकंड बस, उसके बाद मैं कंक्लूड करूंगा। बिलाल साहब प्लीज, बिलाल साहब द्विवेदी जी को बोलने दीजिए प्लीज। द्विवेदी जी आप ऑडियो ठीक करिए, आपकी आवाज नहीं आ रही, बोलिए। मैं आप सबकी तकरीर सुन के बड़ा आश्चर्य में हूँ कि भाजपा के पास कोई नेता नहीं है, केवल घूम फिर नहीं, भाजपा के पास कोई नेता है नहीं है, उसकी बात अलग है, लेकिन आप जिन शब्दों की बात कर रहे हैं। मोदी जी मेयर हैं, मोदी जी हर राज्य के मुख्यमंत्री हैं, मोदी राज्यपाल जी भी हैं, मोदी राष्ट्रपति जी भी हैं, मोदी उपराष्ट्रपति जी भी हैं, रक्षा मंत्री जी यहाँ पे काम कर रहे हैं। चीन हमारी सीमाओं पे कब्जा कर रहा है, हमारे वित्त मंत्री जी जो हैं उन पे डॉलर संभल नहीं रहा है, अर्थव्यवस्था खराब हो रही है, बेरोजगारी का आलम आप देख ही रहे हैं। वो सारा काम कुछ नहीं देख रहा है, बस अरे आप भी अपने नेताओं को बुलाएंगे क्या एनसीडी में? राहुल प्रियंका क्या एनसीडी का प्रचार करेंगे? मेरा ये सवाल है, मैं इसके बाद कंक्लूड करूंगा, खत्म करूंगा कार्यक्रम। हमारी पार्टी के पास हमारे हर राज्य के नेता हैं, 40 हमारे स्टार प्रचारक दिल्ली में काम करेंगे। अगर आवश्यकता पड़ेगी तो हम बाहर के लोगों की आवश्यकता पड़ेगी तो करेंगे, लेकिन हमारे पास खुद ही हमारे प्रांत के नेता हैं, मजबूत नेता। ठीक बात है द्विवेदी जी, बात आ गई। अब कुलदीप भारत के पास जाएंगे। कुलदीप भारत, आपसे कंक्लूड करेंगे मंथन को। आम आदमी पार्टी की भी बड़ी संख्या में वहां पार्षद हैं और भारतीय जनता पार्टी के, कांग्रेस की स्थिति थोड़ा वहां कमजोर रही है। अगर तुलना करें तो क्या आम आदमी पार्टी के पार्षद भी निशाने पर हैं काम ना करने पर, या भारतीय जनता पार्टी के प्रति ही ज्यादा नाराजगी है वहां पर? कुलदीप भारत जी, देखिए जो यहाँ से पिछले काउंसलर थे वो आम आदमी पार्टी के थे, जिन्होंने 5 साल के अंदर इस एरिया के अंदर अतिक्रमण को लेकर बिल्डिंग भू माफिया की तरह अवैध उगाई करी, सफाई वालों को जो था उनसे अवैध उगाई करी, क्योंकि जो पूरे वार्ड की व्यवस्था दिखाई गई, पूरे वार्ड के अंदर गंदगी की जगह जगह ढेर है। और अभी मैं कुछ देर पहले जब लोगों से बात कर रहा था, इनसे यहाँ पता चला इतनी बड़ी बात, इस कूड़े को ढेर के लिए यहाँ इस ब्लॉक के अंदर जो बाहर के लोग हैं उन्हें अपनी लड़कियां रिश्ता तक करना मना कर दिया है। इसी बात को लेकर एक सज्जन और हमारे साथ, उनसे भी मैं ये बात जानूंगा।
जरा बड़ा करके दिखाया जाए कुलदीप को, ये कम से कम चेहरे दिखे लोगों के। जब भी कोई शादी या फंक्शन होता है तो इस रास्ते से निकलने में इतनी गंदी बदबू है, और यही एक मेन रास्ता है जो कि शमशान घाट की तरफ ही जाता है, और वहाँ पे कब्रिस्तान भी है, शमशान घाट भी है, और क्रिश्चियन का वो भी है, क्रिमिशन सेंटर, और वो इस रास्ते में इतनी गंदगी है कि मुझे लगता है कि आने में बुरा हाल है। 5 साल से आम आदमी पार्टी के पार्षद थे या 15 साल से बीजेपी की सरकार है, एमसीडी के अंदर उनकी कब्जे, तो इन दोनों के काम की तुलना करें तो क्या आम आदमी पार्टी के जो काउंसलर थे जिन्होंने 5 साल में कुछ काम किया यहाँ? बिल्कुल भी काम नहीं किया। यहाँ सफाई का इतना बुरा हाल है, अगर आपके रिपोर्टर्स जो है यही देख रहे हैं कि आ रहे में बिल्कुल साफ सफाई की तो बिल्कुल बद से बदतर स्थिति है कि आप इसकी तुलना किसी नरक से भी वो बदतर कर सकते हैं। तो आपने सुना ये जब कह रहे हैं नरक से बदतर जिंदगी है, आम आदमी के काउंसलर ने किसी तरह का किसी प्रकार का कोई भी विकास का कार्य नहीं किया गया, और जगह जगह जो है पूरी भले बाढ़ सिर्फ गंदगी की मार झेल रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया कुलदीप, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। वैभव जायसवाल आम आदमी पार्टी के नेता प्रवक्ता, उनका भी बहुत धन्यवाद, दिल्ली से जुड़े थे। शमसी आजाद साहब उत्तर प्रदेश से जुड़े थे, आम आदमी पार्टी के नेता। वाचस्पत द्विवेदी जी वरिष्ठ नेता कांग्रेस के, उनका भी बहुत धन्यवाद। बिलाल सब्जवारी साहब दिल्ली से जुड़े थे, पॉलिटिकल एडिटर, उनका भी बहुत धन्यवाद, पॉलिटिकल एनालिस्ट माफ कीजिएगा। धर्मेंद्र सिंह भी राजनीतिक विश्लेषक जुड़े हुए थे, उनका भी बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद उन करोड़ों दर्शकों का, भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता जो भी हमारे साथ जुड़े थे, उनका भी धन्यवाद। और धन्यवाद उन करोड़ों दर्शकों का जो के न्यूज़ को देखते हैं, हमारे इस खास कार्यक्रम मंथन को देखते हैं। अब वक्त चलते चलते में भारत जोड़ो यात्रा की बात करेंगे। भारत जोड़ो यात्रा लेकर राहुल गांधी महाराष्ट्र को पार कर रहे हैं। 20 तारीख को यात्रा एमपी में दाखिल होगी। इस यात्रा के अपने रंग हैं, अपनी छटा है। आइए आज हम आपको महाराष्ट्र में इस यात्रा को कैसा रिस्पांस मिल रहा है उसकी झलक दिखाते हैं, और एक बहुत महत्वपूर्ण वीडियो भी आपको दिखाएंगे। उसी के साथ आपको छोड़कर जाएंगे। जैसे कर्नाटक में राहुल गांधी पे सीएम कह के कर्नाटक की सरकार को निशाने पर लेते थे कि हर काम के लिए घूस देनी पड़ती है, उसी तरीके का आज उन्होंने QR कोड महाराष्ट्र के जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं शिंदे साहब, उनके लिए जारी किया और उन्हें भी कहा पे सीएम। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। निकाली हो निकाली भारत जोड़ो यात्रा, निकाली निकाली हो निकाली भारत जोड़ो यात्रा, निकाली 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 हो निकाली भारत जोड़ो यात्रा, 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 निकाली। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग, कण कण में जान। अब जनता बोलेगी, सारी पोल खोलेगी, देखेंगे आपके वार्ड का विकास। क्या समस्याओं से